Hi everyone. So let's wait for 2 minutes so that बाकी लोग भी आ जाएं. फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं. ऑलराइट. बस बाकी लोग आ जाएं फिर हम शुरू कर रहे हैं. भाई पोर्टल पे वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएंगी. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. मैंने आपको क्या बताया था कि एक अलग पोर्टल है आपका वीडियोस के लिए. एंड उसका नाम है शायद my.nwkings.com. एक बार आप सब लोग चेक कर दो. कहाँ पे? ईमेल पे चेक कर दो अपनी. आपको सपोर्ट टीम ने ईमेल भेजी होगी फॉर श्योर. ठीक है. एक बार चेक कर दो my.nwkings.com. वहाँ पे आपकी वीडियोस आएंगी सारी. अंडरस्टूड. हाँ, राम ने भेजा तो है. यहाँ पे चेक कर सकते हो आप. सारे लेक्चर्स हैं इस पे. कल वाला लेक्चर आ रहा है राम इस पे. ठीक है बढ़िया. और राइट. सो यार आने तो चाहिए. ऐसा हो नहीं सकता जैसे राम बोल रहा है कि अगर लेक्चर है. बाकी लोग भी एक बार कंफर्म कर दो. डिस्कॉर्ड में एक बार शेयर कर देता हूँ. डोंट वरी अबाउट इट. रमन ने भी बोला लिंक है. होगा भाई लिंक. फॉर श्योर होगा. भेज रहा हूँ भाई. टेंशन क्यों दे रहे हैं राहुल? भेज रहा हूँ लिंक. शेयर कर रहा हूँ मैं. वही वही शेयर कर रहा हूँ. डिस्कॉर्ड ही ऑन कर रहा हूँ मैं. पहले तो एक चीज मैं सबको बता दूं. किसी चीज की ना इतनी टेंशन नहीं लो. ग्रुप नहीं ज्वाइन हुआ एक दिन, अगले दिन हो जाएगा यार. अभी शुरू हुआ है कोर्स. या तो है ना खत्म होने वाला है, या तो मैं आपके पैसे लेके भाग रहा हूँ. फिर टेंशन भी लो. अभी क्लास चल रही है हमारी. अभी शुरू हुई है. पहली क्लास है तो आराम से रिलैक्स करके पढ़ो. ठीक है ना. ज्यादा नहीं सोचना. कोई चीज नहीं है मैं शेयर कर दूंगा. सिंपल. देखो यार अरुण, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाऊंगा फिर मैं. क्योंकि ये बेस्ट रहेगा. इस पे मैं रिसोर्सेज भी भेज सकता हूँ और आप लोगों को पता भी रहेंगी कहाँ पे वो रिसोर्सेज मिलेंगी. अब जैसे मैंने ये ग्रुप बनाया है. ठीक है. इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है डिस्कॉर्ड. एंड वो वैसे ही चलती है जैसे बाकी ऐप्स चलती हैं. ठीक है ना. तो
यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज नाम का एक सेक्शन बनाया है। जैसे कल हम डिस्कशन कर रहे थे किसकी, डिवाइसेस की डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है होस्ट एंड सिस्टम क्या होता है। मैंने नहीं लिखा है एक्चुअली, ये सिस्को की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट भी क्या है, एक सिर्फ इमेज उन्होंने शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये इमेज शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रुप है और यहीं पे सारे मैसेजेस आएंगे। सेशन प्लानिंग, डिड नॉट सी एनी सेशन फॉर टुडेज क्लास इन अपकमिंग सेशन। सो मैं सबको बता दूं, कभी कभी जो हमारी ऐप है एक वाइज, मतलब कि जो live.nwkings.com है, कभी कभी आपको वहां पे कुछ चीजें ना दिखें, ठीक है। बट अनलेस एंड अनटिल मैं आपको बोलूं कि भाई सेशन नहीं है, जब तक मैं आपको बोलूं सेशन नहीं है, तो तब तक आपको वेट करना है मेरा, ठीक है। और ऑल ऑफ अ सडन नहीं मैं आपको बोलूंगा कि यार आपका सेशन आज नहीं है, कल नहीं है। आपके सेशंस यूजुअली होंगे और रोज होंगे, एक्सेप्ट फॉर टुमारो, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, बिकॉज टुमारो आई एम नॉट अवेलेबल, आई हैव अ मीटिंग, ठीक है ना। सो कल नहीं होगा, बाकी फ्राइडे को अगली अब हमारी क्लास होगी। ऑलराइट, सो ये आ गया जनरल सेक्शन। इसमें आप लोग हेलो हाय बोल सकते हो एक दूसरे को। रिसोर्सेज में मैं सब शेयर करूंगा। रिसोर्सेज में आपके साथ ये जो ग्रुप है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो बलदीप, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक दैट आई शेयर्ड, ठीक है। ये लिंक क्लिक कर दो, कॉपी कर दो एंड वहां से फोन में ओपन कर दो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम्म, सो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कोई मेरे को बताएगा। कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे। नेटवर्क के बाद सिक्योरिटी के अंदर हम बात कर रहे थे CIA, राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी कल हमने डिस्कस की थी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेग्रिटी, ठीक है। सो इंटेग्रिटी कैसे काम करती है। अब हमारे पास अगर दो यूजर्स हैं, बलदीप एंड सुमित, अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं। जैसे बलदीप एक मैसेज क्राफ्ट कर रहा है, सेंड मनी एट द UPI ID, वो UPI ID अपनी देगा BALDEEP@YBL, ठीक है। अब ये मैसेज जाएगा किसको, सुमित को, राइट। ये मैसेज किसको जाएगा, सुमित को। सो अब बीच में एज एन अटैकर, इफ आई इंटरसेप्ट द मैसेज, ठीक है, एज एन अटैकर इफ आई इंटरसेप्ट द मैसेज, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस मैसेज को पकड़ूंगा और इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब अगर मैंने इस मैसेज को चेंज किया और मैंने UPI ID थोड़ी सी एडिट कर दी और एक नई UPI ID बनाता हूँ, जिससे सुमित को लगे कि हाँ ये मैसेज बलदीप से ही आ रहा है, बट इन रियलिटी वो आया मेरे से है, ठीक है। इन रियलिटी वो आया मेरे से है। तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली पैसे मेरे पास आ जाएंगे। किसके पास आ जाएंगे, पैसे मेरे पास आ जाएंगे, राइट। तो
इस चीज को हम बोलते हैं लॉस ऑफ इंटेग्रिटी। अंडरस्टूड? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? वी कैन डू दिस थ्रू अ टेक्निक नोन एज हैशिंग। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ जिसका नाम है साइबर शेफ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वो मैं वही सेम चीज लिखता हूँ, लेट मी राइट यूपीआई जो थी बलदीप की, एक ऐसे मैं डमी यूपीआई लिख रहा हूँ, bajdeep@ybl। अब यहाँ पे मैं एक हैशिंग एल्गोरिदम लूंगा। हैशिंग एल्गोरिदम क्या करता है कि कोई भी आपके पास इनपुट है, किसी भी साइज का इनपुट है, उसका आपको एक फिक्स साइज आउटपुट दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखता हूँ ना, तब भी आप देख सकते हो कि हमारे पास एक MD5 वैल्यू है, हमारे पास कुछ रिजल्ट आया। तो अब अगर मैं लिखता हूँ bajdeep@ybl, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज करता हूँ ताकि सुमित को ना पता चल पाए, सुमित इज द रिसीवर हियर, मैं BALDIP कर देता हूँ। हैश वैल्यू में चेंज आया, चेक करना। ये थी bajdeep@ybl, और अब जो नई है वो क्या है, ये हैश वैल्यू में चेंज आ रहा है या नहीं? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको किया कॉपी मैंने, ठीक है, ये आ गई आपकी पहली वैल्यू। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फ्रॉम DEEP से DIP पे, ठीक है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ रही है। तो क्या ये वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? फिर देख के तो बता सकते हो कि क्या ये वैल्यू सेम है डिफरेंट है। दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। सो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ये जो फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हैश, मैथमेटिकल हैश। मैथमेटिकल हैश कैसे काम करता है, वो एक वैल्यू का आपको फिक्स्ड साइज आउटपुट देता है। तो हमारे पास हैशिंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि MD5, SHA-1, SHA-512 जो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये एल्गोरिदम्स करते क्या है कि ये इनपुट ऑफ एनी साइज, इनपुट ऑफ एनी साइज को कन्वर्ट कर देते हैं एक फिक्स साइज आउटपुट में। उससे क्या होता है, उससे जब हम उसको स्टोर करेंगे, एक तो यूनिफॉर्मिटी आएगी कि हर चीज सेम साइज की है, सेम लेंथ की है। एंड अलोंग विद दैट, अगर कोई टैंपर करने की कोशिश करता है, जैसे मैंने एज एन अटैकर क्या किया, मैंने चेंज किया मैसेज। ठीक है, मैंने क्या किया, फ्रॉम बलदीप BALDEEP से मैंने क्या करने की कोशिश की, BALDIP। तो जो मैंने टैंपरिंग की वो हमारे को हैश के थ्रू पता चल जाती है। अंडरस्टूड? समझ आया? सो दिस इज कॉल्ड हैशिंग। एंड हैशिंग क्या करता है, हैशिंग इंटेग्रिटी को बचाता है। समझ आया? हैशिंग इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। अब हमारे पास आता है लास्ट में क्या, अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, CIA। ए क्या है, ए है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कैसे काम करेगा, बट अवेलेबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है, जब हमने ऑलरेडी रिलायबिलिटी डिस्कस कर लिया,
तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कोई अटैकर अगर सर्विसेज प्रोवाइड ही ना होने दे, इसका क्या मतलब है, अगर आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हो सेल के टाइम पे, आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है एंड आपको वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है, वेबसाइट ही डाउन है। एक तो वेबसाइट हो सकती है डाउन बिकॉज ऑफ नॉर्मल रीजंस, ठीक है। दूसरा इश्यू हमारे पास, ये दूसरा रीजन हमारे पास ये आ सकता है, दूसरा रीजन ये है कि कोई अटैकर जानबूझ के वेबसाइट पे इतने ज्यादा रिक्वेस्ट भेज रहा है या उसने इतने ज्यादा सेशन खोल दिए कि नॉर्मल यूजर उसको चला ही नहीं पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। समझ आया? इस चीज को हम बोलते हैं लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि कोई जानबूझ के आपको उस सर्विस को एक्सेस ही नहीं करने दे रहा है। जैसे अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं, आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, दिस इज अ यूजर एंड दिस इज द सर्वर। अब आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो सर्वर को, तो आपकी रिक्वेस्ट यहां तक गई और मैं एज एन अटैकर क्या कर रहा हूं, मैं यहीं पे आपकी रिक्वेस्ट को रोक रहा हूं, आगे नहीं जाने दे रहा हूं। सो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। इससे क्या होगा कि एक तो एज ए यूजर यू विल लूज ट्रस्ट ऑन दिस सर्वर, यू विल लूज ट्रस्ट ऑन दिस वेबसाइट, आपको लगेगा कि ये हमेशा डाउन है, तो मैं इसके राइवल के पास क्यों ना चला जाऊं, या मैं इसके कॉम्पिटिटर के पास क्यों ना चला जाऊं। जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट यूज कर रहा हूँ और फ्लिपकार्ट जब भी सेल आती है, जब भी उनके प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस पे मुझे मिल रहे हैं, मैं उनकी वेबसाइट ही नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके राइवल के पास जाऊंगा, अमेजोन के पास, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक दूसरी कंपनी एक कंपनी को डुबाने के लिए करेगी, बिकॉज दे कैन फाइंड दैट आउट, बट दिस मीन्स कि कोई जानबूझ के अवेलेबिलिटी को हैम्पर कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। गॉट इट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो ये हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सी, वेट, सी, आई एंड ए, जो किसके अंदर आते हैं, सिक्योरिटी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास कौन से क्राइटेरिया या हमारे पास पैरामीटर्स हैं, वो हैं परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब इस चीज को भूलना नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी हम आगे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि वीलान्स हो गया या एसटीपी हो गया, तो वहां पे आई विल आस्क यू स्पेसिफिकली कि भाई ये क्या कर रही है, मतलब ये जो हमारे पास वेबसाइट है, मतलब सॉरी जो हमारे पास प्रोटोकॉल है, वो कौन से पैरामीटर को सबसे ज्यादा फॉलो कर रही है, ठीक है। परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी या सिक्योरिटी। ऑलराइट, सो डू रिमेंबर दीज फैक्टर्स। अब हम चलेंगे आगे और डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक, जो है मॉडल्स। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके। तो अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमारा एक हफ्ता पूरा जाएगा किसके ऊपर, नेटवर्क मॉडल्स के ऊपर, ठीक है। सो हो क्या रहा था कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेटवर्किंग से पहले, ऐसे तो बोला जाता है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक डिपार्टमेंट था, मिलिट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था डारपा, डिफेंस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, डारपा। उन्होंने नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस की थी। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी और कंट्री ने डेवलप की हो कंप्यूटर नेटवर्किंग, राइट, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, है ना। सो
अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर कंट्रीज बोल रही कि हमने, एक कंट्री बोल रही है मैंने की, एक कंट्री बोल रही है मैंने की, तो व्हाट डज दिस मीन, राइट? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, अपने प्रोटोकॉल्स हैं, राइट? हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो इससे आ रही थी प्रॉब्लम। जैसे मैं अब आपको समझाना शुरू हो जाऊं पंजाबी में, ठीक है? इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी, माय नेटिव लैंग्वेज, राइट? सो उससे क्या होगा, आप में से किसी किसी को समझ आएगा, बाकियों को नहीं समझ आएगा। आप क्वेश्चन पूछो मेरे से अपनी नेटिव लैंग्वेज में, आप में से किसी को समझ आएगा, किसी को नहीं समझ आएगा। एम आई राइट? तो ऐसे ही हो रहा था कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हमें क्या जरूरी था, हमें सबसे ज्यादा जरूरी था इंट्रोड्यूस करना मॉडल्स को। और मॉडल्स क्या करेंगे? मॉडल्स पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करेंगे। ये स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ठीक है? एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जिसका जो मन कर रहा है करेगा, ठीक है ना? मैं अपनी मर्जी से मैसेज भेज रहा हूँ, मैं कुछ और टेक्निक यूज कर रहा हूँ, आप अलग तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो एंड में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली जितने भी मॉडल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही साथ आपके डेटा को प्रोसेस नहीं करते, आपकी कम्युनिकेशन को एक ही साथ प्रोसेस नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो लेयर्स यूज करते हैं। व्हाट डू दे यूज लेयर्स। लेयर्स से होगा क्या? एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अब जैसे आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपको पता है कि डिफरेंट रोल्स होते हैं। आपको सीधे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं वो डाल देंगे आपके सिर पे। L1 इंजीनियर, L2 इंजीनियर, L3 इंजीनियर, सुना होगा आप लोगों ने इन टर्म्स के बारे में, राइट? तो L1 L2 L3 क्यों किया हुआ है? सब एक ही बंदे को क्यों नहीं डाल देते आप उसके सिर पे? क्योंकि जैसे लेयर वाइज कम्युनिकेशन होगी उतने अच्छे से काम क्यों होगा, राइट? और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम आराम से समझ सकते हैं, तो इजीली समझ पाएंगे हम। तो इसलिए एक एग्जांपल लेंगे हम किसका? राइटिंग अ लेटर एंड सेंडिंग इट टू योर फ्रेंड, ठीक है? सो आई राइट अ लेटर एंड सेंड इट टू माय फ्रेंड। कैसे होगा ये? बड़े सिंपल तरीके से होगा। मैं तो अपने हिसाब से लेटर लिख दूंगा, और लेटर लिखने के बाद उसको एनवेलप में डाल दूंगा, और एनवेलप में डालने के बाद उसको मेल बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है? मेल बॉक्स में एक बार मैंने छोड़ दिया, उसके बाद 5 10 20 दिन के बाद मेरे फ्रेंड को वो मिल जाएगी। दैट पर्सन इज गोइंग टू रीड दैट लेटर एंड वो मेरे को बता देंगे कि हाँ उनको लेटर मिल गई थी। बट सिर्फ यही नहीं होता है, बीच में और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मेल बॉक्स से एक पोस्टमैन उस लेटर को लेके जाएगा कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में डेस्टिनेशन के हिसाब से सॉर्टिंग होगी, राइट? डेस्टिनेशन के हिसाब से सॉर्टिंग होगी कि इसको कहाँ पे भेजना है। फिर डेस्टिनेशन के हिसाब से लॉजिस्टिक्स सेट किए जाएंगे कि इसको हमने प्लेन से भेजना है, ट्रेन से भेजना है, ठीक है, शिप से भेजना है, किससे भेजना है, राइट? और जैसे ही वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, डेस्टिनेशन ऑफिस में भी सॉर्टिंग होगी लोकेशन के हिसाब से। और फिर एक पोस्टमैन क्या करेगा? वहां से उठा के वो लेटर पिक करेगा और उसको उसके मेल बॉक्स पे छोड़ के आएगा, और वहां से रिसीवर वो लेटर उठाएगा और पढ़ेगा। अब यहां तक तो यार सबको समझ आ जाएगा, ये वजह और ये वजह। मैंने दोस्त को लेटर भेजी, मेल बॉक्स में डाली, दोस्त को लेटर मेल बॉक्स में मिली, उसने उठाई और पढ़ ली। बट ये मैजिकली तो होगा नहीं, कोई जादू तो है नहीं कि अपने आप हो जाएगा। सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉलो किए जाएंगे। क्या? सेट ऑफ प्रोसेसेस विल बी फॉलोड। अब अगर यहाँ पे मैं इनमें से एक भी लेयर को निकाल देता हूँ, तो क्या रिसीवर तक लेटर पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, राइट? सो हमें क्या करना है यहाँ पे? एक एक लेयर इंपॉर्टेंट है। बट क्या मेरे को फर्क पड़ता है कि किस पोस्टमैन ने कितने बजे लेटर उठाई और उसने कब पोस्ट ऑफिस में पहुंचाई? क्या मेरे को उस चीज से फर्क पड़ना पड़ना चाहिए? मुझे बस इतना फर्क पड़ना चाहिए कि लेटर रिसीवर तक पहुंच जाए, राइट? एम आई राइट?
है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो अननेसेसरी डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट बट अननेसेसरी, तो आप बोलोगे यार इंपॉर्टेंट भी बोल रहा हूँ अननेसेसरी भी बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उससे काम हमारा होगा, अननेसेसरी किसी के पर्सपेक्टिव से है, एक यूजर के हिसाब से वो अननेसेसरी है, यूजर को उसके बारे में फर्क नहीं पड़ता है, तो वो चीज यूजर से छुपा दो। अब जैसे इफ यू आर नॉट अ कार एंथुजियास्ट, ठीक है, इफ यू आर नॉट अ कार एंथुजियास्ट, क्या आपको फर्क पड़ता है कि गाड़ी में, गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव है, या गाड़ी में 4x4, 4x4 में 4 हाई 4 लो क्या है, क्या आपको फर्क पड़ता है उससे? नहीं, आपको सिर्फ मजे के लिए गाड़ी चलानी है, राइट। सो वो चीजें हमसे छुपा दी जाती हैं, वो हमारे सामने नहीं रहती। उससे भी एक और इजी एग्जांपल, अब स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको पता है बहुत सारी तारें कनेक्टेड होती हैं, राइट, स्टीयरिंग व्हील के पीछे काफी सारी तारें कनेक्टेड है। क्या हमें फर्क पड़ता है कि वो तार कहाँ पे किस कंपोनेंट के साथ जुड़ी है? नो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। बट अगर वो तार आप काट देते हो तो क्या गाड़ी चलेगी? क्या वो गाड़ी चलेगी? नो, राइट। सो दोज प्रोसेसेस, वो डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक यूजर के परस्पेक्टिव से वो अननेसेसरी है, राइट। तो यहाँ पे हर एक लेयर इंपॉर्टेंट है, और उनमें से अगर मैं एक भी लेयर निकाल देता हूँ तो क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। और अगर मैं लेयर रखता ही नहीं, एक ही लेयर के थ्रू सारा काम कराता, तो एक सेंडर के ऊपर कितना काम आता, फिर तो सेंडर को लेटर लिखता और उसको खुद ही अपनी गाड़ी में जाके लेके जाता कहाँ पे, रिसीवर के घर पे, तो उससे अच्छा वो बात ही कर देता उससे, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब यहां से आपको समझ आएगा कि ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं। तो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आईएसओ, ठीक है। आईएसओ ने काफी ज्यादा स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। जो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग होती है, उससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है विच इज नोन एज ISO LA 27001। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने, और इनमें से एक स्टैंडर्ड जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज कौन सा? OSI। सो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। और ये 1970s में बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि कंट्रीज ने जब एक दूसरे से बात करनी थी तो काफी प्रॉब्लम आ रही थी, उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि किसको कैसे मैसेज भेजा जाए, ठीक है। मेरे अलग रूल्स हैं, उनके अलग रूल्स हैं, मैच ही नहीं करेंगे, मिसमैच हो जाएंगे, तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? तो इसलिए कम्युनिकेशन को वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज कराने के लिए एक मॉडल बनाया गया सबसे पहले, OSI मॉडल, ठीक है। अगर आप OSI मॉडल ढंग से समझ रहे हो तो आपको TCP/IP में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि TCP/IP इज जस्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। तो OSI मॉडल में आपके पास है 7 लेयर्स। कितनी लेयर्स हैं? यू हैव 7 लेयर्स। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। जो सबसे नीचे की लेयर है वो कौन सी है? फिजिकल। उसके ऊपर आती है हमारे पास डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे यूजुअली स्विचेस काम करते हैं। उसके ऊपर हमारे पास आती है नेटवर्क, जहाँ पे OSI था, सबसे पहला OSI था, सबसे पहला OSI था, ठीक है। फिर उसके बाद आती है, उसके बाद आता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में हमारे पास क्या होते हैं? राउटर्स काम करते हैं। फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उसको मीनिंगफुल बनाती है, आपको बताएगी कि बात किस बारे में करनी है, ठीक है।
उसके बाद आती है सेशंस लेयर, जो आपके कम्युनिकेशन को सेशंस में तोड़ती है, और वो फिर सेशन बनाएगी, मेंटेन करेगी और उनको डिस्ट्रॉय करेगी। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स लेयर। मतलब कि किस तरीके से हम तो एक दूसरे से सिंपल हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, राइट, बट हमारे डिवाइसेस कैसे उनको समझते हैं और कैसे रिसीवर तक पहुंचाते हैं, वो प्रेजेंटेशन लेयर देखती है। और फिर आ जाती है एप्लीकेशन लेयर, जिसपे हम सारे बैठे हैं। लिटरली इसको हम एंड यूजर लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे बैठ के हमारा अपना काम होता है। जैसे अभी हम बात करें सारे एक दूसरे से, किसके थ्रू कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं? जूम। आपका नाम क्या है? जूम, ठीक है। तो ये ऐप एप्लीकेशन लेयर पे है, ओके। अब हमें एज अ यूजर पता है कि हम जूम ऐप को यूज करके बात करेंगे, बट क्या हमें पता है कि वो काम कैसे कर रही है बिहाइंड द सीन्स? बीच में एक सेंट्रलाइज सर्वर है, प्रोटोकॉल यूज हो रहा है सिप एंड आरटीपी। सिप सेशन को क्रिएट करता है, आरटीपी हमारी ऑडियो स्ट्रीम्स को भेजता है। अगर हम 31 पार्टिसिपेंट्स हैं एक मीटिंग के अंदर, तो वो 62 स्ट्रीम्स बनाएगा ऑडियो की। क्या आपको ये चीज पता है? पता है? नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात है, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अगर हमें इतनी ज्यादा डिटेल्स मिले तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी ऐप चलाने की? ऑब्वियसली कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ना, काफी ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी ऐप अगर हम उसके साथ काम करेंगे। तो इसलिए वो सारी डिटेल्स हमसे छुपी हुई हैं, वो डिटेल्स हैं, पीछे हैं, बट दे आर हिडन फ्रॉम अस थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? समझ आया? ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये मॉडल कैसे काम करता है। सो जो हमारी पहली 3 लेयर्स हैं इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर्स। एंड सीसीएनए में आपका जो मेन काम है वो है बेसिकली इन 2 लेयर्स पे, एंड थोड़ा बहुत है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब आप पूछोगे कि सर फिजिकल लेयर पे क्यों नहीं काम करना है? क्योंकि फिजिकल लेयर पे काम करते हैं नेटवर्क टेक्नीशियंस, जिनको हम फील्ड इंजीनियर्स भी बोलते हैं। वैसे फील्ड इंजीनियर्स हम टेलीकॉम इंजीनियर्स को भी बोल सकते हैं, बट देखो हर कंपनी की अलग अलग डेजिग्नेशन होती हैं, ठीक है। आप लोगों का काम सीसीएनए में आने के बाद फिजिकल लेयर पे नहीं है। फिजिकल लेयर पे नेटवर्क टेक्नीशियंस काम करेंगे, आपके लिए सब कुछ सेटअप करेंगे वो, ठीक है। फिर आप यूज करोगे डिवाइसेस का, जैसे डेटा लिंक लेयर पे आप यूज करोगे स्विचेस। जैसे स्विचेस की जो नेटवर्क डायग्राम है वो होती है ये आ जाता है हमारे पास स्विच। नेटवर्क लेयर पे आपके पास आएगा राउटर। राउटर की नेटवर्क डायग्राम है ये, ठीक है। सो इन डिवाइसेस के साथ आपका मैक्सिमम काम रहेगा, ओके। और इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर्स। नेटवर्क के अंदर कैसे बात होगी वो कौन डिसाइड करता है? डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क के बाहर कैसे बात होगी वो डिसाइड करेगा नेटवर्क, वो डिसाइड करेगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क के अंदर कौन करेगा? डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क के बाहर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग, जो अभी हम कर रहे हैं। वी आर नॉट इन द सेम नेटवर्क। अगर आपको लग रहा है कि हम सेम नेटवर्क के अंदर बैठ के बात करें, ऐसा नहीं है। सेम नेटवर्क तब होता जब हम सारे घर पे होते हैं। यू मेंशन इथरनेट इन द डेटा लिंक्स लेयर। इथरनेट एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, फाइबर एंड ऑप्टिक केबल है। केबल का जब तक डिवाइसेस को नहीं पता काम कैसे करेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल जो केबल्स हैं वो फिजिकल लेयर पे हैं, बट वो कैसे काम करती हैं, उनका काम किस पे होता है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे, ठीक है जेमिनी। सो जैसे हमारे पास ओएसआई मॉडल है ना, वैसे ही हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं 802 प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनो, 802 प्रोजेक्ट
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर से। दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। आप इसको पब्लिकली भी पोस्ट करो तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि लोगों को समझ आए कि मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको पब्लिकली एक बार पोस्ट करो, बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास इन दो लेयर्स में पता चलता है कि डिवाइसेस कैसे काम करेंगे, क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए एक हमारा प्रोजेक्ट बना था 802। उस 802 नाम के प्रोजेक्ट में एक स्टैंडर्ड आया था ईथरनेट, जिसका नंबर था 802.3। ठीक है, एंड पंकज जो आप बोल रहे हो 802 इज रिलेटेड टू वाईफाई, यस, it's not only related to Wi-Fi, it is related to a lot of other protocols as well। ठीक है ना, तो वाईफाई है 802.11, ईथरनेट का जो स्टैंडर्ड है वो है 802.3। तो वो दोनों लेयर्स को कवर करता है। समझ आया सबको? सो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था। मेरे से जेमिनी ने क्वेश्चन पूछा कि मैंने बताया था सबको कि ईथरनेट डेटा लिंक लेयर में है, बट मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि फाइबर एंड ऑप्टिक केबल ही ईथरनेट है, तो वो फिजिकल लेयर में होना चाहिए। तो केबल्स असली में तो फिजिकल लेयर पे होंगी, बट किस तरीके से वो काम करेंगी, किस तरीके से वो डेटा को प्रोसेस करेंगी, वो इन दोनों लेयर्स पे मिल के आता है। ठीक है, और वैसे भी आगे हमारे पास एक टॉपिक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है जी। सो अब हमारे पास कौन सी लेयर आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। बट ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले हम बाकी की लेयर्स देखते हैं। इनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर्स। जो हो जाती है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। सो यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर्स कुछ काम नहीं करते। ये यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपर्स काम करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करेंगे। ठीक है, या फिर प्रोटोकॉल डेवलपर्स भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है। बट अब इन दोनों लेयर्स को, प्रॉपर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर लेयर्स के साथ कैसे बाइंड किया जाता है, वो करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको हम हार्ट ऑफ ओएसआई इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें हमारी कम्युनिकेशन का पर्पस मिलता है। अब जैसे हम रोज 1 घंटा 8 से 9 इस सेशन में बैठे रहेंगे, वो तो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, बट जब तक हमें पता ही नहीं है कि किस बारे में हो रही है, जब तक हमें पता ही नहीं है कि किस बारे में हो रही है, तो उसका कोई फायदा है? मैं बस सेशन में आपको बिठा देता हूँ 1 घंटा, बट हम कर कुछ नहीं रहे हैं, तो उसका कोई फायदा है? नहीं है। तो हमारे सेशन का फायदा है क्या? हमारे सेशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो वो जो भी आपकी कम्युनिकेशन का पर्पस होता है, वो कौन डिफाइन करता है? वो डिफाइन करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अंडरस्टूड? क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने डिस्कस करना है अपने ओएसआई मॉडल को और उसकी डिफरेंट लेयर्स को। ठीक है जी, हमने क्या डिस्कस करना है? ओएसआई मॉडल को एंड उसकी डिफरेंट लेयर्स को। बट ये करने से पहले मैं आपको दूंगा एक छोटा सा क्विज आज की क्लास में। मैं क्या देखना चाहता हूँ उस क्विज से, कि आप लोगों को कितना आता है। आप में से कुछ लोगों ने पहले से अटेम्प्ट किया है, पहले से नहीं अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है ओएसआई मॉडल की। और उस हिसाब से जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, तो मैं अपनी पेस को ज्यादा रखूंगा या कम रखूंगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू ऑलरेडी नो। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट मी शेयर द क्विज विद यू।
जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, ठीक है, वही हम क्या करेंगे इस क्विज में डिस्कस करेंगे। तो अब द टाइम राइट नाउ इज 8:43। टाइम राइट नाउ इज 8:43। तो अगर आप जल्दी से इस क्विज को खत्म कर देते हो विद इन 5 to 10 मिनट्स, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। ये क्विज आप खोल पाओगे अपने फोन पे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप इसको खोल दो, सॉल्व कर दो, एंड फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, ये दूसरी क्लास है, इसमें इतनी टेंशन नहीं, जो कि यार हर क्लास में क्विज है, हर क्लास में ऐसा है। जो आज मैंने क्लास में पढ़ा है, एक तो उसमें वो क्वेश्चंस हैं, और मेरे को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है। सो इसकी कोई मार्किंग नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके इसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मिलेगा, ठीक है ना। मैं बस यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितनी नॉलेज ऑलरेडी, ठीक है। सो स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्विज राइट नाउ।
All right, everyone. So let's discuss the answers for the quiz, for the questions. So सबसे पहले कि which two statements about the purpose of the OSI model are accurate? तो क्या लिखा है आप लोगों ने इसका? What did you guys write? ठीक है, पहला तो है ही है इसमें, और दूसरा है। ठीक है, इसका आंसर है पहला एंड दूसरा। तीसरा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं एक लेयर में चेंज कुछ कर देता हूं तो ऑब्वियसली वो बाकी की लेयर्स पे इम्पैक्ट करेगी, बाकी की लेयर्स पे वो इम्पैक्ट करेगी। और इसमें लिखा है इंश्योर्स रिलायबल डेटा डिलीवरी थ्रू इट्स लेयर्ड अप्रोच। वैसे आगे जाके हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, तो वो हमेशा रिलायबल नहीं होता है, कभी कभी अनरिलायबल भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल वी आर वर्किंग विद। अगर हम टीसीपी के साथ काम करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी रिलायबल, इफ वी वर्क विद यूडीपी इट्स गोइंग टू बी अनरिलायबल। ओके, तो इसका आंसर आता है 1 and 2, ये देख सकते हो 1 and 2। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आपने क्या आंसर देखा? व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ अ सर्वर ऑन अ नेटवर्क? Runs applications that send and retrieve data for workstations that make requests। ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Achieves redundancy by exclusively using virtual server clustering। जरूरी नहीं है कि भाई हम क्लस्टरिंग करें तो तभी होगा, ऐसा नहीं है। The next one is housed solely in a data center that is dedicated to one client। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ऐसे डेटा सेंटर में हम सर्वर रखेंगे जो सिर्फ एक ही क्लाइंट के लिए रखे हैं हमने, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका डेटा सेंटर है उसमें आपके क्लाइंट्स मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, एंड हैंडल्स रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल वर्क स्टेशन एट द सेम टाइम। अब एक वेबसाइट मल्टीपल लोग चला सकते हैं, सिंपल तरीके से समझो। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर ऑन दी OSI मॉडल्स? इसका आ जाएगा 7। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स आएंगी? 7। अरुण मैं फिर से बताता हूँ, एक सर्वर मल्टीपल वर्क स्टेशन से रिक्वेस्ट दे सकता है, और सर्वर का काम क्या है कि डेटा लेगा वर्क स्टेशन से और उसको भेजेगा। ठीक है, डेटा लेगा और उसको भेजेगा। तो इस तरीके से हमारा सर्वर काम करता है। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अगला है व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डेटा डेल्ट विद बाय द फिजिकल लेयर? कोई आइडिया इसका किसी को? फिजिकल लेयर पे हमेशा बिट्स होती है। ठीक है, फिजिकल लेयर पे हमेशा बिट्स रहती हैं। अगला, ये हम पढ़ेंगे वैसे भी कल की क्लास में। What are the three main parameters used for describing how well a network will function? इसका क्या आएगा? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। क्या आएगा? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अगला, अंडर विच कैटेगरी डज अ सिंगुलर कनेक्शन, मतलब सिंगुलर कनेक्शन मतलब सिंगुलर, ठीक है, सिंगल, सिंगल का ये मतलब बिटवीन, सिंगुलर का मतलब 1 to 1, बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर काम। क्या आ जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट। क्या आ जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फिजिकल लेयर पे मेन चीज क्या काम करती है? बिट्स। क्या काम करती है? बिट्स। तो बिट से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सब फिजिकल लेयर पे होता है, जैसे कि बिट रेट कंट्रोल एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन। ऑलराइट, बिट रेट कंट्रोल एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार ये क्या मुश्किल चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, क्या हम इसको पढ़ेंगे भी ऐसे सर ऐसी क्विज लेके छोड़ रहे हैं? कल जब हम फिजिकल लेयर पढ़ेंगे वहां पे हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजीज, ट्रांसमिशन मोड्स, सो ये सारी चीजें हम करेंगे।
एरर कंट्रोल इसका काम नहीं है, एरर कंट्रोल ऊपर की लेयर करती है सुरेश, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सो हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है, ओके। फिजिकल लेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद एरर्स, सो द लेयर अबव इट टेक्स केयर ऑफ दैट, ठीक है। होता क्या है कि जब आपके मैसेजेस जाते हैं तो वो सेंडर से रिसीवर तक जाएंगे, तो सेंडर के एंड पे जो डेटा लिंक लेयर होगी वो एरर्स को निकालेगी एंड फिर फिजिकल लेयर को पकड़ाएगी, एंड रिसीवर के एंड पे फिजिकल लेयर पे जो एरर्स होंगे वो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, डेटा लिंक लेयर देखेगी और रिमूव करेगी। बेसिकली एरर से किसको फर्क पड़ता है, एरर से यूजर्स को फर्क पड़ता है। तो हम जब भी एक मैसेज भेजते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सो वी मेक श्योर कि वो सारे एरर्स अपने आप रिमूव हो जाए, और वो कौन कर रहा है, डेटा लिंक लेयर, अंडरस्टूड। A Cisco networking device has usually has three modes for access. Which among the following are they? So इसका आएगा user exec, priv exec, user exec, priv exec, पहला, सातवां, and global configuration. So कोई बात नहीं, आप में से जिन लोगों ने सिस्को के साथ नहीं काम किया, जब हम सिस्को के डिवाइसेस के साथ काम करेंगे वहाँ पे डिवाइसेस को एक्सेस करने के हमारे पास तीन मोड्स होते हैं। सबसे पहला मोड, जैसे ही हमारा डिवाइस ऑन होता है तो हमारे पास एक मोड आता है, वहाँ पे ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, कमांड सीएमडी जैसा, कमांड प्रॉम्प्ट जैसा, उसको बोलते हैं यूजर एग्जैक। फिर एक हमारे पास होता है कौन सा, प्रिविलेज्ड एग्जैक। एग्जैक मतलब एग्जीक्यूट, कमांड एग्जीक्यूट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम सारी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो वो कैसा दिखता है, वो दिखता है ऐसे, कॉन्फ़िग हैश, राइट। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। A network only consists of devices that want to communicate with each other. The devices that communicate with each other are known as end devices, ठीक है ना, they're known as end devices. So उसमें सिर्फ end devices तो होंगे नहीं, उसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस भी होंगे, ठीक है। एंड में why was OSI model created? So why was OSI model created? To introduce standardization, right? To introduce standardization. समझ गए? So that is इसका आंसर। मैंने ऐसे कोई फीडबैक रखा नहीं है, सो अब जो भी लिखो वो उस हिसाब से मैं देख सकूंगा। So for standardization of communication, alright. So ये था हमारा क्विज, एंड अब कल हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल लेयर के साथ। कल मतलब फ्राइडे को वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिकल लेयर, ऑलराइट। सो दैट इज गोइंग टू बी ऑल। सो थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू इन टुमारोज सेशन, आई मीन इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। नोट्स आपको मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ये वाली, रुक जाओ। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल द ऐप, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। डिस्कॉर्ड नाम की जो ऐप है वो आपको इंस्टॉल करनी है बस। थैंक्स पंकज, मैं ये भी कर देता हूँ। सो फ्राइडे को हम डिस्कस करेंगे फिजिकल लेयर, मंडे को हम डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर,
तो उस हिसाब से मैं आपको बता दिया करूंगा 2 days बिफोर द सेशन कि कौन सा टॉपिक हमने पढ़ना है। ठीक है। हाँ जी अभिनाथ बताइए। सेट टू अभी मैंने यूज नहीं किया है, सेट टू अभी आ जाएगा आपके पास, डोंट वरी। सेट टू अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। सो जिसको डिस्कॉर्ड का लिंक नहीं मिला, डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने ऊपर मीटिंग में शेयर किया भाई, एक बार देखो। ठीक है, मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर किया। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। हो गया। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।